सभी को नमस्कार। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे महाजनपद काल भी कहा जाता है, और जैन और बौद्ध धर्म का इतिहास भी इसी में सम्मिलित है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य में नंबर 1 उत्तरी काले पॉलिशदार मर्दभांड, नंबर 2 पे आहत सिक्के या पंचमार्कड सिक्के, नंबर 3 खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। साहित्यिक स्रोत में देसी साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और उपनिषद इसमें आते हैं। इसमें वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, यास्क रचित निरुक्त, पिंगल रचित छंद। बौद्ध साहित्य में सूत पिटक और विनय पिटक, जैन साहित्य में भगवती सूत्र, और विदेशी साहित्य में ईरानी और मकदूनिया आक्रमण। इसके अलावा इस शताब्दी की जानकारी के लिए हेरोडोटस की हिस्ट्री का पुस्तक, अनासीक्रिट्स द्वारा लिखित सिकंदर की जीवनी आदि चीज़ें छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी हमको देती है। वैदिक युग के जनपद अब महाजनपद में ढल गए थे। ये महाजनपद उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं शक्तिशाली थे। महाजनों का विस्तार उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में गोदावरी तक हुआ। इस संदर्भ में खास बात यह है कि 15 महाजनपद नर्मदा के उत्तर में स्थित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र ने 16 महाजनपदों के बारे में बताया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद, नंबर 1 अवंती, नंबर 2 अश्मक और नंबर 3 अंग, नंबर 4 पे गंधार, नंबर 5 पे मगध, 6 मत्स्य, 7 मल्ल, 8 सुरसेन, 9 चेदी, 10 नंबर पे काशी, 11 पे कौशल, 12 पे कंबोज, 13 पे कुरु, 14 पे पांचाल, 15 पे वज्जी और 16 पे वत्स। इस प्रकार 16 महाजनपद हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अवंती, अस्मक, अंग, गांधार, मगध, मत्स्य, मल्ल, सुरसेन, चेदी, काशी, कौशल, कंबोज, कुरु, पांचाल, वज्जी, वत्स। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे अधिक महाजनपद गंगा घाटी में देखे जा सकते हैं। काशी, राजधानी वाराणसी थी इसकी। काशी अपने सूती कपड़ों और घोड़े के बाजार के लिए विख्यात था। कौशल, सरयू नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तरी कौशल की आरंभिक राजधानी सारवस्ती थी, बाद में ये साकेत या अयोध्या हो गई। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। अंग महाजनपद पूर्वी बिहार के वर्तमान भागलपुर में मुंगेर जिले में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा। पुराणों में अंग की राजधानी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी कहलाता है। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के यातक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। मल्ल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वर्तमान देवरिया जिले के मल्ल महाजनपद स्थित था। वज्जी संघ की भांति ये भी एक गण राज्य था, जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की राजधानी शामिल थी। सबसे महत्वपूर्ण बात आई है, 2 ऐसे संघ हैं
दो ऐसे महाजनपद हैं जिसमें गणराज्य था, यानी गणतंत्र था। एक तो वज्जी, एक मल्ल। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे हैं जहाँ पे गणतंत्र था, एक तो वज्जी और दूसरा मल्ल। 6 नंबर पे चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड के आसपास ये महाजनपद स्थित था। भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु शिशुपाल चेदी वंश का ही था। चेदी राज्य की राजधानी सोथीवती थी। सोथीवती चेदी की राजधानी। 7 नंबर पे वत्स इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। 7 नंबर पे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। 8 नंबर पे पांचाल की राजधानी, उत्तरी राजधानी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इस प्रकार पांचाल की 2 राजधानियां हैं, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। 10 नंबर पर आता है मत्स्य। मत्स्य में जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र सम्मिलित है और इनकी राजधानी विराट नगर है, जिसको बाद में मौर्य साम्राज्य में या मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। 11 नंबर पे सूरसेन है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। 12 नंबर पे अस्मक है। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एकमात्र ऐसा स्थल है जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। एकमात्र ऐसा स्थल जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी पोतना थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद हैं जो गोदावरी के उत्तर में हैं, यानी गोदावरी नदी के ऊपर की तरफ हैं और एक ऐसा जनपद है जो गोदावरी नदी के दक्षिण में है, उसका नाम है अस्मक और ये महाजनपद है, इसकी राजधानी है पोतना। तेरह नंबर पे अवंती। अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैन कही जाती है। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। और 14 नंबर पर गांधार। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिले में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इस महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्पकलावती था। कुल मिला के गांधार की राजधानी तक्षशिला। 15 नंबर पर कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। ये पश्चिमी सीमा का महत्वपूर्ण राज्य था। पश्चिमी सीमा का महत्वपूर्ण राज्य और राजधानी हाटक। 16 नंबर पर मगध। मगध महाजनपद में आधुनिक पटना तथा शाहाबाद का क्षेत्र सम्मिलित है। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। बाद में उदयन के समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। पुराणों के अनुसार इस वंश का प्रथम शासक शिशुनाग था, किंतु बौद्ध लेखक इसकी वंशावली हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार से शुरू करते हैं। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। महावंश में बिंबिसार को भाटिया का पुत्र बताया गया है, जबकि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में बिंबिसार को हर्यक कुल का बताया गया है। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मादत्त को पराजित करके अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया। सम्भवतः मगध साम्राज्य की ये पहली सीढ़ी थी जब जिसने अंग मिलाया गया। बिंबिसार ने 50,000 ग्राम भोजकों को एक सभा बुलाई। गांधार के शासक पुष्पकार सिरिन से भी इसके राजनीतिक संबंध थे। इसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत महासेन की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार ने गिरिवज्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया। अंतिम समय में उसका पुत्र युवराज अजातशत्रु ने इसे पदच्युत करके बंदी बना लिया और बिंबिसार की मृत्यु हो गई। जैन साहित्य में अजातशत्रु को पितृहत्या का दोषी नहीं ठहराया गया है। वैशाली
पर आक्रमण का पहली रणनीति बनाने का श्रेय बिंबिसार को ही है। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बुद्धकालीन तथा बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने बौद्ध को बेलुवन नामक वन दान में दिया। जैन धर्म भी बिंबिसार को अपना संरक्षक मानता है। अब आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो काल है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा। उसने बिंबिसार को पदच्युत से क्रुद्ध हुए कौशल पर हमला कर उसे परास्त किया। सबसे पहले कौशल को परास्त किया और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया। माना जाता है कि उसने वज्जी संघ की शक्ति को तोड़ दिया। व्यक्तिगत राजा के तौर पर अजातशत्रु धार्मिक रूप से भी उदार था। बरहूत स्तूप की एक वेदिका पर उसे बुद्ध की वंदना करते दिखाया गया है। इसके अलावा उसके समय राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यानी अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का निकटतम उत्तराधिकारी दर्शक था, जबकि जैन व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसका उत्तराधिकारी उदयन था। उदयन जैन मतावलंबी माना गया है। उदयन को ये श्रेय दिया जाता है कि उसने पाटलिपुत्र की नींव डाली। यानी पाटलिपुत्र की नींव डालने वाला अजातशत्रु का बेटा उदयन को कहा जाता है। शिशुनाग वंश। बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा नागदश को नागरिकों द्वारा निष्कासित कर दिया गया। फिर नागरिकों ने ये सभा बुलाई और शिशुनाग को शासक नियुक्त किया। अपनी नियुक्ति के समय वह बनारस का मगध गवर्नर था। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उसने अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफलता पाई। इस समय अवंती का शासक अवंतीवर्धन था। इस विजय से वत्स साम्राज्य का भूभाग भी उसके अधीन हो गया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। उसके समय मगध साम्राज्य की राजधानी पुणे पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। उसके ही समय बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई। यानी पहली बौद्ध संगीति आपके अजातशत्रु के समय राजगृह में आयोजित हुई और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय आयोजित हुई। ये दोनों महत्वपूर्ण है। नंदवंश। नंदवंश की स्थापना उग्रसेन या महापद्म नंद ने की। पुराण उसे शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन का पुत्र और या शूद्र से उत्पन्न मानता है। दूसरी तरफ जैन लेखक उसे एक नाई और वैश्या का पुत्र बताता है। पुराणों में उसे 100 शतरांग की उपाधि दी गई है। कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कलिंग के कुछ क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके राज्य के अंतर्गत पंजाब के संपूर्ण उत्तरी भारत, मालवा, मध्य प्रदेश, गोदावरी नदी का इलाका आ गया। प्रथम नंद के उत्तराधिकारी उसके 8 पुत्र हुए, जिसमें अंतिम का नाम घनानंद था। उसे ग्रीक लेखकों ने अगरमिज या जैंद्रमिज लिखा है। इस राजा के पास बहुत बड़ा कोष था और एक बहुत बड़ी सेना थी। कार्टेस के अनुसार अगरमिज के पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ, 3,000 हाथियों की सेना थी। महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। इस प्रकार बिंबिसार का सेकंड नाम जो द्वितीय नाम है श्रोणिक, बिंदुसार का अमित्रोकेटस, अजातशत्रु का कोणिक, कालाशोक का काकवर्ण, महापद्म नंद का सर्वशतरांग, घनानंद का अग्रमिज और श्री कृष्ण का हेराक्लिज नाम फेमस है।
बुद्धकालीन गणतंत्र। अब हम बात करेंगे कि बुद्ध के समय या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने राज्य ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। तो वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गणतंत्र का उल्लेख मिलता है कपिलवस्तु के शाक्य नंबर 1, सुम के सुमगिरी नंबर 2, अलकप के बुल्ली 3 नंबर पे, केशपुत्र के कलाम 4, 5 नंबर रामगारम के कोलिए, 6 पावा के मल, 7 कुशीनारा के मल, 8 पिपलीवन के मौर्य, 9 मिथिला के विदे, 10 वैशाली के लिच्छवी। तो कुल मिला के 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे गणतंत्र था। बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको एक बार और देख लीजिए। कपिलवस्तु के शाक्य, सुम के सुमगिरी, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिए, पावा के मल, कुशीनारा के मल, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदे और वैशाली के लिच्छवी। ईरानी आक्रमण। ईरानी शासक साइरस भारत की ओर बढ़ा और उसने हिंदूकुश पर्वतमाला का अपना विस्तृत किया। यद्यपि भारतीय भूभाग को जीतने में उसे सफलता नहीं मिली। इसका उत्तराधिकारी जरियस था। फिर सिकंदर आया। सिकंदर ने 327 से 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने सबसे पहले अस्पोसियोई अश्व जाति नामक राज्य को जीता। फिर उसने निशा राज्य की ओर बढ़ा और अस्मक को जीता। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थीं। इन 28 राज्यों में सिंधु डेल्टा में बसा पाटन एक ऐसा राज्य था जहाँ यूनानी लेखकों के अनुसार स्पार्टा के समान दिव्य राज्य प्रथा थी। तक्षशिला के शासक आम्बी ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर को पुष्प कलावती के संजय से भी समर्थन मिला। अभिशार के शासक ने भी सिकंदर के समक्ष समर्पण कर दिया। सिकंदर को सबसे बड़ी चुनौती पूर्व राज्य के शासक पोरस ने दी। पूर्व राज्य झेलम तथा चिनाब नदियों के बीच में था। यद्यपि पोरस ने कठिन लड़ाई लड़ी परंतु उसे हार का सामना करना पड़े, लेकिन सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और राज्य के साथ अनेक नए क्षेत्र भी उसको उपहार में दिए। सिकंदर ने 2 नगर बुकाफेला और निकाइया विजयनगर बसाए। पहला नगर उसने अपने घोड़े की स्मृति में बनाया और दूसरा नगर उसने पोरस के विजय प्राप्त की स्मृति में बनाया। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य था। भारत में सिकंदर की सेना ने बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर वहीं से वापस लौट गया। लौटते हुए उसने कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिनमें सिब्बई, अगरसैनी, मालव, सुदरक, अम्बस्ट, कठ, मुसेल, लोसोई। लौटते समय बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय कला तथा यूनानी कला के संयोग से गंधार कला का विकास हुआ। भारतीय कला तथा यूनानी कला के संयोग से गंधार कला का विकास हुआ। आगे लेते हैं। ग्राम तथा उससे ऊपर की इकाइयों की चर्चा समकालीन ग्रंथों में की गई है। ग्राम नंबर 1 पे, नंबर 2 पे खारवटक 200 गांवों का समूह कहलाता है। नंबर 3 पे द्रोणमुख 400 गांवों का समूह जो है वो द्रोणमुख कहलाता है। नंबर 5 पत्तन व्यापार या खानों का केंद्र। नंबर 6 मथब 1000 गांवों का समूह। नंबर 6 पे नगर। नंबर 7 पे निगम और नंबर 8 पे राजधानी। कुल मिला के इस तरीके से इनका क्रम ये आगे की ओर बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी, यानी इस काल में भी 600 ईसा पूर्व में भी कृषि जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी।
अब लेते हैं प्रमुख व्यापारिक मार्ग। एक मार्ग जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाता था, प्रतिष्ठान या पैठान को महिष्मती, उज्जैन, विदिश और कौशाम्बी होते हुए साकेत को जोड़ता था। दूसरा मार्ग ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र एवं श्रावस्ती के माध्यम से उज्जैन होते हुए बड़ौज को जोड़ता था। तीसरा मार्ग मथुरा, राजस्थान तथा तक्षशिला से जोड़ा गया था। तैत्तरीय उपनिषद या तैत्तरीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा की गई है। नगर की चर्चा जो है सबसे पहली बार ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी में तैत्तरीय आरण्यक में की गई है और नगर की चर्चा की गई है। इस काल में 60 नगरों की चर्चा की गई है। सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र का सर्वाधिक महत्व का था। इसके 3 मार्ग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। इनमें धर्म सूत्र सर्वाधिक महत्व का था। इसके अलावा बनारस शिक्षा में संगीत एवं दर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र था। बनारस शिक्षा में संगीत में दर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र था। कुछ महत्वपूर्ण बातें, अस्मक राज्य की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। ये महत्वपूर्ण है। अस्मक राज्य की स्त्रियों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख भास के नाटक स्वपनवासवदत्तम में हुआ है। हिंदुओं के विभिन्न संस्कारों का उल्लेख गृह सूत्रों में मिलता है। गृह सूत्रों में हिंदू धर्म के विभिन्न संस्कारों का उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में केवल कुल 62 संप्रदायों की जानकारी मिलती है। इस युग में यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरथुष्ट, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओस से, भारत में बुद्ध और महावीर स्वामी सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। भारत के 6 प्रमुख नास्तिक संप्रदाय। मक्खली गोसाल, आजीविक संप्रदाय की स्थापना करने वाला मक्खली गोसाल, इनका धर्म नियतिवादी था। नंबर 2 अजीत केस कंबलिन। अजीत केस कंबलिन यदर्च्छावादी। नंबर 3 पूर्ण कश्यप, अक्रियावादी। नंबर 4 पे है पकुद कच्चायन, नियतिवादी। पकुद कच्चायन नियतिवादी। नंबर 5 पे संजय वेलिठ पुत्र, अनिश्चयवादी। और नंबर 6 पे चारवाक, तो नास्तिक था ये भी। कुल मिला के 6 संप्रदाय प्रमुख माने गए हैं भारत में। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय, अजीत केस कंबलिन भौतिकवादी यदर्च्छावादी, पूर्ण कश्यप अक्रियावादी, पकुद कच्चायन नियतिवादी, संजय वेलिठ पुत्र अनिश्चयवादी, चारवाक नास्तिक। अब कल हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म की मुख्य जानकारी और बौद्ध धर्म की मुख्य जानकारी आपके सामने हम कल प्रस्तुत करेंगे। आज हमने पढ़ा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की क्या स्थिति थी, भारत में महाजनपदों का क्या स्थिति थी, 16 महाजनपदों की राजधानियाँ क्या क्या थी। उसके अलावा धर्म, साहित्य, कला, अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में था। उसके अलावा 10 प्रकार के जो गणतंत्र थे उनका नाम याद करना है और 6 प्रकार के नास्तिक संप्रदाय थे उनको याद करना है। कल हम करेंगे जैन धर्म। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते।